नाज़रीन यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और आज जो अमजद शुएब साहब की रात गए गिरफ्तारी हुई, उसने हम जैसे बेवकूफ़ों को, कम अक्लों को बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ समझा दिया। वो हमें ये समझा दिया कि हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मुल्क ऐसे ही चलेगा। और इसकी मुल्क की चलने की सिमत का तयन कर दिया। तो अब हम कम अक्लों को ये तो समझ में आ गया कि हम बिला वजह कोई उम्मीद किसी से ना लगाएं, और ये उम्मीद भी ना लगाएं कि हालात बेहतर हो जाएंगे। जनरल अमजद शुएब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और तकरीबन 40 साल, 35 से 40 साल उन्होंने फौज में सर्व किया। और आज भी जब आप मुझसे ज़रा बात करें तो उनकी आंखों में जो चमक आती है ना, जो पाकिस्तान की बात करो, इस मुल्क की बात करो, उनके उस दौर की बात करो, खैर ये बातें किताबी बातें हैं, अल्फाज हैं। हमें और आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा, लेकिन जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जो मुल्क चला रहे हैं, उनको इसकी अहमियत का शायद अंदाज़ा ही नहीं है। रात गए तकरीबन 1 से 1:30 बजे। जरा आप ये देखें कि हमसे शुएब साहब को गिरफ्तारी की किस तरह से। रात 1 से 1:30 बजे के करीब 8 से 10 पुलिस मोबाइल्स, 8 से 10 मोबाइल्स उनके गेट पर आती हैं। यकीनन सब सो रहे हैं, महल्ला सो रहा है, बहरिया में वो रहते हैं। और उनके घर को नॉक करते हैं, उनके घर की बैल देते हैं, और उसके बाद पूरे के पूरे सब अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुस के सोए हुए लोगों को उठाया जाता है, फिर उनको पकड़ के ले जाया जाता है कि जी इनके ऊपर पर्चा कर दिया है, इनकी गिरफ्तारी का हमारे पास वारंट है। आप ज़रा हालात चेक करें कि एक अगर लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के साथ ये हो रहा है, और वो भी ऐसे एक शख्स के साथ जिसने, चले इसको भी छोड़ देते हैं। अब उसके बाद जो है वो उनको सारी रात तक कहाँ रखा जाता है, कहा कि थाना रमना में रखा गया है, लेकिन उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता। आज अब से कुछ ही देर में, या अभी जिस वक्त बात मैं कर रही हूँ, उनको मजिस्ट्रेट के सामने आज पेश करेंगे, और लेट्स सी कि उनके जिस्मानी रिमांड होता है, उसके बाद जुडिशल रिमांड होता है, और कब उनकी जमानत होती है। जो एफआईआर दर्ज की गई ना, वो बड़ी दिलचस्प है। उस एफआईआर में ये कहा गया कि जी वो बोल्ड टीवी पे जो वो प्रोग्राम कर रहे थे, तो आप जरा ऑब्जर्वेशन देखें और आप जरा मॉनिटरिंग, लेवल ऑफ मॉनिटरिंग देखें। तो उन्होंने ऐसी बातें की, मेरे पास वो पूरी एफआईआर है, मैं ऐसा पढ़ने का मूड में नहीं हूँ, उससे कोई फायदा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने ऐसी बातें की कि उससे ये हुआ कि उन्होंने जो है वो इदारों और को अवाम को इदारों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। तो इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। ये कोई इतना बड़ा वो नहीं था कि एक रिटायर्ड जनरल जो है वो इस किस्म की हरकत करेगा। और वो अगर आपको ऐसा लगा भी था, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं था। सबको पता है, मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, जो इस मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी चीज़ों का अंदाज़ा है। जनरल साहब से तो वैसे ही मेरे बहुत करीबी ताल्लुकात थे, ही इज़ लाइक माई फादर, और वो कहते भी हमेशा मुझे अपनी बेटी थे। अच्छा, तो वो बड़े अरसे से वो टारगेट थे। और आपको याद होगा कि जब उन्होंने एक इसराइल वाली बात की थी कि जी इसराइली जहाज़ कोई गया था या आया था, उसमें रुके थे और बात हुई थी, तो उससे भी एफआईआर हरकत में आई थी, उनको नोटिस भी दिए गए थे, और फिर उनको बुलाया भी था। तो उन्होंने उससे बताया था कि जी ये मेरी नहीं, और फिर उन्होंने उसको क्लैरिफिकेशन, उसकी वजाहत भी दी थी, और बताया था कि जी वो शीरी मज़ारी की ट्वीट थी, जिसको लेके उन्होंने उसको रेफर करते हुए उन्होंने ये बात की थी कि हुकूमत इसको वाजे करे। लेकिन डेफिनेटली हमें पता है कि जब कोई रडार में होता है, तो फिर आपको बहानों की तलाश होती है, और उनको वो बहाना मिल गया। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आई, और मतलब 10 से 15 दिन हो गए होंगे। तो अच्छा, मैंने जब एक दफ़ा एक इंटरव्यू किया था जनरल साहब का अपने यूट्यूब चैनल के लिए, व्लॉग के लिए, तो मैंने उनसे पूछा था कि ये आदिल राजा का क्या केस है, ये कौन है जिस किस्म की ट्वीट्स कर रहा होता है, ये कर रहा होता है, वो कर रहा होता है। तो उन्होंने मुझे उसकी डिटेल्स बताई थी कि जी इस तरह से है, और ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, इस किस्म की बातें करता है, और पाकिस्तान का नाम भी बदनाम होता है, फला होता है, ये करता है। ये सारी बातें उन्होंने मुझसे उस व्लॉग में की। और उसके बाद मैंने उस एक और व्लॉग किया था, जिसमें मैंने बताया कि मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी आप इस मामले से ना करें, ये ना करें। मैंने कहा जी मेरा इस मामले से तो वैसे कोई लेना देना नहीं है। वो तो जब इतनी ट्वीट्स देखी थी, रैंडमली मैंने ये क्वेश्चन जनरल साहब से कर लिया था, और उसके बाद जो है बात खत्म हो गई। तो उसके बाद मैंने ना कोई जिक्र किया, और ना मैंने कहा भाई इस गंद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं अपने जो काम है, जो हमारी सहाफती जिम्मेदारी है, वो मैं अदा कर रही हूँ। अच्छा, अब हुआ ये कि जब 10-15 दिन पहले किसी की कॉल आई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने अमजद शुएब साहब, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट उन्होंने मुझे कहा कि आपने अमजद शुएब साहब को किस मुश्किल में डाल दिया है। मैंने कहा मैंने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि आपने अपने व्लॉग में जो है वो ऐसे सवाल कर लिए कि अब उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं।
तो मैंने कहा कि अच्छा, मुझे अंदाज़ा उस वक़्त तक नहीं था, तो मैंने कहा कि नहीं, नहीं, वो तो उनके ऊपर पहले एक एफआईए का चल रहा था इन्वेस्टिगेशन, और वो तो मेरा ख़्याल है हो भी गई है, तो अब आई डोंट नो। अच्छा, इस दौरान मेरा जनरल साहब से कोई राब्ता इत्तेफ़ाक से नहीं हुआ, वरना अदरवाइज़ ये कि कोई ना कोई राब्ता मैं फ़ोन कर लेती हूँ। प्रोग्राम में उनको हमने ज़रूर बुलाया, लेकिन बहरहाल नहीं हो सका। तो अब मामला समझ में आ रहा है कि जी, ये जो मामलात थे, ये उस वक़्त से ताने-बाने जो पूरी होमवर्क इस पे हो रहा था, पूरी इसकी तैयारी हो रही थी, और हुकूमत को होश के नाख़ुन लेने चाहिए। मतलब आज 27 फरवरी है, आज तो हमने सेलिब्रेट करना था, आज हमने इंडिया को जो है, इंडिया की जो को हमने मुँह पे तमाचा रसीद किया था ना, उनके घुस के मारा था, वो वाली जो सूरत-ए-हाल थी, आज तो हमने उसको सेलिब्रेट करना था, आज तो मुझे उस पे बात करनी थी, आज तो हमने अपनी पाक फ़ौज को सैल्यूट करना था, और ये सारी करनी थी, और आज हम भी, अभी भी हम करते हैं, डेफ़िनिटली करते हैं। वो हमारी बहुत बड़ी फ़तह है, वो हमारे पाकिस्तान के वक़ार की बात है, और पाकिस्तान क्या की जहाँ पे बात आ जाए, वो तो नो कॉम्प्रोमाइज़, ज़ीरो टॉलरेंस। मगर फिर भी मुझे अफ़सोस है कि मैं आज ये बात कर रही हूँ कि जनरल अमजद शेर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये बड़े दुःख की बात है। मैं आपको एक वाक़या बताऊँ कि और फिर सबसे बड़ी बात ये कि क्या उनका जुर्म इतना बड़ा था? उनकी जब आप एफआईआर देखें और उनके उस पे देखें, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। क्या हम भूल गए हैं कि अभी हाल ही में सरगोदा में मरियम नवाज़ साहिबा ने जो तकरीर की थी, उसमें उन्होंने सर्विंग जजेस के साथ क्या सलूक किया? उनका नाम ले लेके तुम मुखातिब होके, उनकी तस्वीरें चला के उनकी कितनी तज़लील की गई। लेकिन उससे तो हुकूमत को होश नहीं आया कि यहाँ पे इदारों की सुदकी हो रही है, इदारों की तज़लील हो रही है। उससे तो किसी को समझ में नहीं आया कि आप अदलिया को, इदारों में, अवाम में अदलिया को बदनाम कर रहे हैं, और अवाम को अदलिया के खिलाफ आप खड़ा कर रहे हैं, उससे भी किसी की समझ नहीं आया। हुकूमत के कानों पे जूं नहीं देंगी। इसी तरह से जब पीडीएम के जलसे होते थे, और जब पीएमएलएन के जलसे होते थे, जब गुजरावाला के नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी, जिसमें वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डीजीआईएसआई का नाम ले लेकर उन पे इल्जामात की बारिश कर रहे थे और इल्जामात लगा रहे थे, और साथ ही कहते थे कि मैं फौज की बात नहीं कर रहा, मैं इदारे की बात नहीं कर रहा, मैं इन दो शख्सियात की बात कर रहा हूँ। उससे किसी को नजर नहीं आई कि आप फौज में डिवाइड डाल रहे हैं, क्योंकि इदारे जो हैं, उसका अगर सरबरा है तो वो खुद एक इदारा है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप किसी को जो है वो आइसोलेट कर दे कि जी ये शख्स है और ये इदारा है, अलग नहीं होता। उससे तो किसी को ख्याल नहीं आया कि उनके खिलाफ कोई इस पे एफआईआर कटाए। पीडीएम के जलसे होते थे, पीडीएम के जलसों के अंदर नारे लगते थे कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। उससे तो किसी को ख्याल नहीं आया कि पीडीएम के कर्ता धर्ता के खिलाफ जो है वो आप एफआईआर कटाएं। उस वक्त की हुकूमत को भी ख्याल नहीं आया। और आज अगर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब ने अगर बोल के एक प्रोग्राम में अगर उन्होंने कोई बात की है, क्या उसको दरगुजर नहीं किया जा सकता था? क्या उनकी नीयत पे और उनकी इंटेंशंस पे बहुत सारी चीज़ें इंसान बोल जाता है, जज्बाती होके भी बोल जाता है, स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, जज्बाती भी होता है, एज फैक्टर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनको रात गए 8 से 10 मोबाइल भेज के उनको आप घर से सोते से उठा के आप गिरफ्तार करके ले आएँ। उसके बाद जो है वो सारी रात उनको 2 कुर्सियों पे बिठा के कुर्सी पे बिठा के उनको आप छोड़ दें, और अब सुबह अब जिस वक़्त उनको अदालत पेश करेंगे तो लेट्स सी कि अदालत में उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ये इतनी दुःख और अफ़सोस की बात है ना कि मतलब आपने जो अ, ये वाली जो हरकत है ना, इससे ये तो वाज़ेह हो गया कि ये मुल्क चलना कैसा है। मुल्क तो ऐसे ही चलेगा, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अभी इटली में जो किश्ती का वाक़या पेश आया, जिसमें कितने पाकिस्तानी थे, क्या थे? वो पाकिस्तान से जा रहे थे, पाकिस्तान से दे जिससे पूछो, मुझे पर्सनली लोग कह रहे होते कि क्या करना है, आप निकल जाएँ, आप चली जाएँ, वहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। मैंने कहा अब इस उम्र के हिस्से में कहाँ जाएँ। मैं एक जनरल शोएब साहब का एक वाक़या बताती हूँ। अच्छा, जब वो प्री कोविड होता था ना, तो वो ऑफ़िस आते थे जब प्रोग्राम्स में, तो कुछ लम्हे पहले जब वो हम अपना ऑफ़िस में, मैं अपना काम कर रही होती, तो सीधे वो मेरे ऑफ़िस में एंटर होते थे, और क्या हाल है बेटा, क्या हाल है, ये वो करते हुए, तो मैं बड़ा उनको रिगार्ड देती थी। अच्छा, एक दिन मैंने उनसे पूछा कि जनरल साहब, ये जो आप हर दफ़ा जो आप एक ड्रेस पहने हुए होते हैं, उसके उस पे ये पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ होता है, ये बैज लगा हुआ होता है। तो आपके पास जो है वो आप हर दफ़ा हर सूट पे उतार-उतार के याद से लगाते हैं, कभी आप भूलते नहीं हैं? तो उन्होंने उस झंडे पे ऐसे करके हाथ रखा और उन्होंने कहा ये तो मेरी जान है। और वो जो चमक थी ना उनकी हाथों, उनकी आँखों की, उन्होंने कहा ये तो मेरी जान है। उन्होंने कहा बेटा, ये मेरे पास एक नहीं है, ये मेरे पास जितने मेरे कपड़े हैं, जितने मेरे सूट हैं, उतने ही मेरे पास झंडे हैं। ये सिर्फ़ उस वक़्त उतरते हैं जब ये कपड़े लॉन्ड्री के लिए जाते हैं, और जब लॉन्ड्री से आते हैं तो पहले ये फ्लैग उस पे लगता है, उसके बाद ये मेरी कबर्ड में हैंग होते हैं। तो ये है तो मैं हूँ। और आज हमने उस शख्स को इसलिए गिरफ्तार कर लिया, और उस पर इल्ज़ाम आप देखें और उसके साथ ट्रीटमेंट देखें कि जी उसने जो है वो इदारों और अवाम के दरमियान
तफरीक डालने की या प्रोवोक करने की कोशिश की। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? पॉलिसी से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो उनका घर है, वो उनका इदारा है। लेकिन बहरहाल आज का दिन तारीख में लिखा जाएगा, सुनहरे हरूफ में नहीं, काले हरूफ में लिखा जाएगा कि आज हम इस नहज पर पहुंच गए हैं। और इस हालत के जिम्मेदार हम सब हैं। लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कह सकती, मेरी जबान बंद है और मैं डर गई हूँ। मैं डर पहले भी गई थी जब अरशद शरीफ के साथ ये हुआ था, मैं डर पहले भी गई थी जब इमरान रियाज के साथ हुआ। इस तरह से आपने लोगों को उठाया। लेकिन बहरहाल अरशद शरीफ का जिस तरह से कत्ल हुआ, बहरहाल अब देखें, लेट्स सी क्या होता है। और ये तो सिर्फ मसला क्या है कि पाकिस्तान में जो है वो एक शख्स की दुश्मनी, सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में हम इस हद तक आगे निकल गए हैं कि हम अंधे, बहरे, गूंगे हो गए, सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में। और मसला क्या है, उसको हुकूमत में नहीं आने देना, इलेक्शन नहीं होने देने। और कल का जो रिजल्ट आया जामपुर का, राजनपुर का, मेरा ख्याल है उसने तो जख्मों पे मरहम लगाया है। इसी वजह से आज जो है ना वो अपनी वो कहते हैं ना कि अपनी भड़ास निकाली है और अपनी फ्रस्ट्रेशन को शायद कम करने के लिए जनरल अमजद शोएब साहब की गिरफ्तारी डाली है। नादिम मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।